नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो इस क्लास में अभी तक हमने देखा था कि हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया था। किस तरीके से हमने 4 क्लासेस में संपूर्ण बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद का उदय कैसे हुआ, महाजनपद के उदय के कारण क्या रहे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम महाजनपद के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। महाजनपद जो 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य मुख्य रूप से, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक भूमिका बना लेते हैं, एक पृष्ठभूमि बना लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं महाजनपद। जब हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हैं तो प्रमुखता तो हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो जो 16 महाजनपद है और 10 गणराज्य के बारे में, ठीक है। इसी के माध्यम से हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जब हम भूमिका बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि इसके उदय के क्या कारण रहे, जनपद से महाजनपद की क्या प्रक्रिया रही, और जो मुख्यतः क्या क्या कारणों ने निर्धारित किया कि जनपद महाजनपदों के रूप में उदय होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि बना लेंगे। उसके बाद हम प्रमुखतः 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद या इसी के अंतर्गत जो 10 गणराज्य आएंगे, जैसे वज्जी और मल्ल के बारे में, तो इसी के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 पॉइंट कर लिए हमने। सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि बनाई, फिर हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे गणतंत्र और राजतंत्र के बारे में। गणतंत्र बनाम राजतंत्र कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध उत्कर्ष में क्या क्या कारण रहे, मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बना, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम मगध की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक पॉइंट हैं जिनको हमें इनके बारे में पढ़ना है। और आखिरी में हम महाजनपदों के महत्व के बारे में पढ़ के इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो 8 पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इसकी पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। तो जब हम महाजनपद कहते हैं तो महाजनपदों में सबसे पहले महाजनपद का शब्द का उल्लेख कैसे आता है, इसके बारे में जानेंगे। महाजनपद शब्द प्रॉपरली अपन देखें तो ये जनपद से आया है, जनपद। जब हम ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उसके आधार पर जन मतलब जनजाति होगा और पद मतलब किसी भूमि से संबंधित होगा। तो जो जनपद, जो जनजाति अपनी भूमि से संबंधित होती थी, उनको जनपद कहा गया। अब आगे जब जनपदों में संघर्ष बढ़ गया, जब एक क्षेत्र में कई जनपद होते थे, ये आपसी संघर्ष में रहे। अब क्या होता है, जब दूसरे बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए ये अपना एक संघ बना लेते हैं, यही महाजनपद बनते हैं, यही आगे चल के महाजनपद हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि कई जन हैं जो आपस में संयुक्त रूप से जुड़कर आपसी संबंध स्थापित करके महाजनपदों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इनका राजनीतिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें 2 बुक्स मिलती हैं हमें। 2 बुक्स कौन कौन सी? एक तो अंगुत्तर निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है। और एक भगवती सूत्र, भगवती सूत्र बौद्ध जैन ग्रंथ है ये। इनके माध्यम से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। साथ ही जो अष्टाध्यायी है पाणिनि का अष्टाध्यायी, इससे हमें 22
22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर 16 महाजनपदों को ही हमने मान्यता अभी तक मिली है। तो यही माना जाता है कि किस प्रकार से 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इनके उदय का क्या कारण रहा, इनके कारण क्या रहे। ठीक है, तो इनके कारणों में सबसे पहले हम देखते हैं कि जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे की खोज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका यह परिणाम हुआ कि कृषि अधिशेष होने लगे। सबसे पहले देखते हैं जब लोहे की खोज होती है कारण में, इसको हटा लेते हैं, कारण देखते हैं जब इसके, तो जब लोहा खोजा गया उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में, तो लोहे की खोज ने कृषि में सुगमता बढ़ा दी, कृषि में सुगमता आने लगी। ठीक है, लोहे के जो हल बनाए जाने लगे, हल के जो फाल रहते हैं वो गहरी जुताई करने लगे, जिससे क्या होने लगा, कृषि की अधिकता होने लगी या कृषि में अत्यधिक उपजाऊपन आने लगा। ठीक है, भूमि में, ठीक है, कृषि उपजाऊ होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, कृषि अधिशेष आने लगा। कृषि अधिशेष आता है तो क्या होता है, कृषि अधिशेष आने लगता है तब आदमी अपने टैक्सेशन में वृद्धि करता है, सैन्य में वृद्धि करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण हुआ कि कृषि में सुगमता आई तो कृषि अधिशेष बढ़ने लगा, कृषि अधिशेष बढ़ने लगा तो टैक्स बढ़ने लगे। ठीक है, टैक्स बढ़ने लगे तो अब राजा सेना रखने लगे। ठीक है, ये मेजर कारण रहे कि लोहे से अपन ने हल बनाए, तलवारें बनाई। इसी के साथ ही भूमि की महत्वता बढ़ गई कृषि के साथ ही, और लोग स्थायी निवास अपनाने लगे। ठीक है, तो स्थायी निवास का कंसेप्ट आ गया कि भाई स्थायी निवास कैसे होने लगा, भूमि की महत्वता बढ़ने के साथ ही स्थायी निवास आ गया। इसलिए महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपद इसी तरीके से बड़े होते जाते हैं अपने क्षेत्र में। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एक पृष्ठभूमि तैयार की कि जनपदों से कैसे महाजनपद बने, उनके कारण क्या रहे, महाजनपदों का हमें सोर्स क्या मिलता है, स्रोत क्या मिलते हैं, ये प्रॉपर अपन ने एक पृष्ठभूमि बना ली। ठीक है, 16 महाजनपद हम बाद में याद कर लेंगे, सबसे अंत में याद कर लेंगे, अभी अपन इसको समझ लेते हैं पहले। अब हम समझेंगे गणतंत्र राजतंत्र के बारे में। गणतंत्र क्या होते थे, राजतंत्र क्या होते थे, इसके बारे में जानेंगे अब हम। जब हम गणतंत्र राजतंत्रों की बात करते हैं तो इसका बेसिक फॉर्मेट तो हमें समझ में आता है कि क्या होता है। गणतंत्र में जब हम देखते हैं इसको, गणतंत्र और राजतंत्र, जब इन दोनों में हम देखते हैं तो गणतंत्र में पहले राजतंत्र में देख लेते हैं, राजा का शासन होता है, राजा का शासन रहेगा। ठीक है, गणतंत्र में गणों के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, गणों या संघ द्वारा नियुक्त, संघ द्वारा नियुक्त रहेगा। ठीक है, राजतंत्र में सारी शक्तियां राजा के निहित होंगी। ठीक है, राजा शक्तिशाली रहेगा, इसमें संघ शक्तिशाली रहेगा। ठीक है, इसमें राजा को टैक्सेशन की अपने हिसाब से बढ़ाने की शक्ति होगी, कर जैसे चाहे वो वैसे बढ़ा सकता है। इसमें संघ समितियों द्वारा नियम बनेंगे, नियम के आधार पर होगा सब काम। तो यही बेसिक सा डिफरेंस रहता है जो गणतंत्र और राजतंत्र में माना जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र के ही माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस आधार पर 2 गणतंत्र रहे और 14 राजतंत्र रहे महाजनपद काल में। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस देखा हमने गणतंत्र और राजतंत्र में। अपन ने पृष्ठभूमि देख ली और गणतंत्र राजतंत्र देख ली। अब अपन देखते हैं मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध के उत्कर्ष के बारे में हम जब देखेंगे तो मगध के उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहां की भौगोलिक स्थिति ने, लोहे की उपलब्धता ने, वहां की उपजाऊ जमीनों ने, वहां के जो शक्तिशाली राजा हुए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं तो मगध के उत्कर्ष में सबसे पहला पॉइंट आता है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति इस तरीके की थी, एक तो गंगा और सोन का दोआब था, गंगा सोन का दोआब था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ आवागमन, ठीक है, आवागमन सुरक्षित होगा,
भूमि उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है। उपजाऊ भूमि की वजह से कृषि अधिशेष अच्छा आता होगा, टैक्स अच्छा मिलता होगा और वहां पे के लोगों के पास पैसा अच्छा होता होगा, ठीक है। आवागमन के रूप में नदियां काम करती होंगी, नदियां सेफ्टी के पर्पज से भी काम करती होंगी, जब कोई सेना आक्रमण करने आती होगी तो नदियां उनसे सुरक्षा करती होंगी। भौगोलिक स्थिति हो गई। दूसरी चीज देखते हैं हम, क्या दूसरी चीज देखेंगे हम इसमें, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति किस तरीके से देखते हैं हम, राजनीतिक स्थिति देखते हैं हम तो हम यहाँ पाते हैं कि कई शक्तिशाली राजा जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके उत्थान में। ये मजबूत और शक्तिशाली शासक रहे जिसकी वजह से मगध उत्कर्ष हो पाया। भौगोलिक देख लिया हमने, राजनीतिक देख लिया। अब आर्थिक रूप से देखें हम, तो जब अपन ने देखा कृषि अधिशेष अच्छा हो रहा है, भूमि उपजाऊ है, तो व्यापार भी होगा, ठीक है, व्यापार में सुगमता होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई श्रेणियां मिलती हैं, व्यापारिक श्रेणियां, ठीक है, श्रेणियां मिलती हैं जो व्यापार को सुगमता से करती हैं, जिनका हेड सार्थवाह होता था, ठीक है। तो ये व्यापारिक श्रेणियां मिली। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं, सिक्के मिलते हैं अपन को, जो पंचमार्ग सिक्के होते हैं ठप्पे वाले, ठीक है, जिनको व्यापार के लिए नियुक्त किया जाता था, ये सिक्के मिलते हैं। तो भौगोलिक स्थिति रही मजबूत, राजनीतिक स्थिति, जो शासक वर्ग है उसने सुनिश्चित किया मगध के उत्कर्ष को, आर्थिक स्थिति ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ की सेना, जो सेना होती थी, यहाँ पर स्थायी सेना रखी जाने लगी, सेना का स्थायीकरण किया गया, ठीक है, परमानेंट सेना रखी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर अब मगध में शक्तिशाली राजाओं ने यह सुनिश्चित किया कि अब हमें अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो स्थायी सेना की आवश्यकता रहेगी। और दूसरी चीज, इसमें हाथियों की उपलब्धता थी मगध में, हाथियों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। हाथी क्या करते हैं, हाथियों की उपयोगिता सबसे पहली बार यही देखी गई मगध में, ठीक है, मगध में देखी गई। हाथियों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया सेना में, जिससे जीत सुनिश्चित होने लगी, ठीक है। तो ये मगध के उत्थान के कारण रहे। अपन ने मगध के उत्थान के 4 पॉइंट देखे, ये सफिशिएंट है, यही मेन कारण है जो मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं कि महाजनपद काल में धार्मिक स्थिति किस तरीके की थी। जब महाजनपद काल की हम धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हो रहा है, ब्राह्मण धर्म का पतन हो रहा है, या उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था उसका पतन हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से मगध के उत्थान को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया। एक तो जैन और बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध धर्म बढ़े, ठीक है। जैन बौद्ध धर्म ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यही वो क्षेत्र था मगध का जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को अपने यहाँ बुलाते हैं, यहाँ पर उनके उपदेश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैश्य कम्युनिटी से जुड़े थे। वैश्य कम्युनिटी व्यापार से जुड़ी होती है, ठीक है। तो व्यापारी वर्ग मगध में काफी अच्छे रूप से था। अजातशत्रु बौद्ध संगीतियां करवाता है जिससे बौद्ध धर्म को और हवा मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये रहा, जैन और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ। दूसरी चीज ये थी कि कर्मकांड होते थे, कर्मकांडों से लोगों के मन में जो वैदिक धर्म था उसके प्रति निराशा आने लगी। इससे पशु बलि होती थी, पशु बलि के कारण कई लोगों में चेतना जागृत हुई और इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, ठीक है। तो धार्मिक स्थिति कुछ इस तरीके की थी कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था और जो ब्राह्मण धर्म था उसका कर्मकांड की वजह से धीरे धीरे पतन हो रहा था, ठीक है, या ह्रास हो रहा था या लूप होल में जा रहा था। तो ये इनकी धार्मिक स्थिति थी। अब हम इसमें आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं हम तो हम पाते हैं कि व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है, व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है। तो शिल्पकार भी वहां होंगे, ठीक है, शिल्पकार होंगे, नगरीकरण की प्रक्रिया होगी। तो आर्थिक स्थिति में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो शिल्पकारों की महत्वता देखी गई, ठीक है। शिल्पकारों ने अपने आप को बहुत प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, शिल्पकारों ने। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यापार में, व्यापार वाणिज्य का
सुचारू रूप से चलन हुआ। ठीक है, इसमें श्रेष्ठ श्रेणी देखिए अपन ने, श्रेणी का हेड सार्थभाव होता था। ठीक है, इसके बारे में अपन ने अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्यापार हो गया। सिक्कों के बारे में देखा अपन ने कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, पंचमार्ग सिक्के चलने लगे, ये अपन देख चुके। ठीक है, और इसमें क्या होने लगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज नगरीकरण शुरू हो गया। ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करती है मगध को, क्योंकि मगध सबसे पहले नगरीकृत हुआ। ठीक है, ये जो दूसरे नगरीकरण की प्रोसेस होती है ये यहीं से शुरू होती है। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के समय पढ़ा हमने, और दूसरा नगरीकरण हुआ, ये हुआ कब, मगध के उत्कर्ष के साथ ही 16 महाजनपद काल में। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्थिक स्थिति रही जो मगध को और शक्तिशाली बनाती है और मजबूत बनाती है। अब हम इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में आते हैं। तो जब हम सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं, जब महाजनपद काल की सामाजिक स्थिति के बारे में देखा जाता है, तो सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था में जटिलता आती है। वर्ण व्यवस्था में जटिलता आती है। ठीक है, और क्या होता है, शूद्रों की स्थिति में ह्रास होता है। शूद्रों की स्थिति दयनीय होती है। ठीक है, इसी के साथ ही महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को भी शूद्रों जैसा दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इनकी दयनीय, महिलाओं की स्थिति दयनीय होती है। जो क्षत्रिय वर्ग होता है, क्षत्रिय वर्ग का उदय होता है। क्षत्रिय वर्ग अब समाज में शक्तिशाली रूप से आता है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग के द्वारा ही जो राजसत्ता है या शासन है इसका संचालन होता है। क्षत्रिय वर्ग मजबूत होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी अपन ने देखा कि किस हिसाब से सामाजिक स्थिति थी इनकी। अब देखा, और जो जैन और बौद्ध धर्म है उन्होंने जो वैश्य वर्ग था उनको अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये बेसिकली इनकी सामाजिक स्थिति थी। अब हम देखते हैं इसके महत्व के बारे में। इसका महत्व क्या रहा, महत्व ये रहा कि किस तरीके से राजतंत्रों की नींव पड़ी, किस तरीके से नगरीकरण हुआ, नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति मजबूत की इन्होंने। ठीक है, तो जब हम महत्व देखते हैं, महत्व में सबसे पहला महत्व देखते हैं हम, राज व्यवस्था की नींव डाली। ठीक है, सबसे पहले राज व्यवस्था आई, उसी के साथ ही राज व्यवस्था की नींव मतलब जो वंश हैं या फिर अब वंशानुगत शासन शुरू हो गया। ठीक है, राज व्यवस्था के साथ ही प्रशासनिक तत्परता आने लगी, जो प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए राज व्यवस्था में अब प्रयोग किए जाने लगे नए नए तरीके से। अपन मौर्य काल में देखते हैं तो जो चाणक्य हैं अर्थशास्त्र लिखते हैं प्रशासन के ऊपर, तो राज व्यवस्था अब मैंडेटरी होने लगी, जरूरतमंद होने लगी। ठीक है, अपन जैन और बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं इसके महत्व में। जैन और बौद्ध धर्म ने अपनी कितनी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये महाजनपद काल में ही हुआ। ठीक है, और क्या होगा महाजनपद काल में, महाजनपद काल में नगरीकरण शुरू हुआ। नगरीकरण देखा अपन ने, दूसरा नगरीकरण। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण इसको देखा। और क्या हुआ, और हुआ शहरी संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, शहरी संस्कृति का विकास होने लगा। जब अपन देखते हैं कि अब जनपदों से हटकर महाजनपद बनने लगे तो शहरी संस्कृति का विकास होने लगा। इसमें मौर्य साम्राज्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई किस महाजनपद काल में, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा किया या भौगोलिक क्षेत्र पर शासन किया। ये इसकी नींव महाजनपद काल में ही डल चुकी थी। ठीक है, तो ये इसके महत्व रहे, जो कि महाजनपद काल को किस तरीके से अपन ने उठाया या किस तरीके से इतना शक्तिशाली बनाया, ये इसके महत्व रहे। ठीक है,
अब हम देखते हैं, ये हमने पृष्ठभूमि देख ली, गणतंत्र राजतंत्र देख ली, मगध का उत्कर्ष देखा, धार्मिक आर्थिक सामाजिक स्थिति देखी और इसके साथ ही महत्व देखे। अब हमें 16 महाजनपदों को देखना है। 16 महाजनपद के साथ ही जो 10 इसी में जो 10 गणतंत्र माने जाते हैं उनको देखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं इनको। जो 16 महाजनपद हम देखते हैं, 16 महाजनपद में सबसे उत्तर से शुरू करते हुए सबसे उत्तर में आता है कांधार, सबसे उत्तर में आता है कम्बोज, कम्बोज आता है। कम्बोज की राजधानी रहती है हाटक या राजपुर, हाटक या राजपुर। ठीक है, उसके बाद आता है गांधार, गांधार की राजधानी मिलती है तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, ये रावलपिंडी का क्षेत्र है, ये आता है जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद आ जाता है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, और ये महाभारत के समय पर इसकी राजधानी हस्तिनापुर मानी जाती है। ठीक है, मत्स्य, मत्स्य क्षेत्र रहता है, ये इसकी राजधानी रहती है मत्स्य की विराटनगर। ठीक है, मत्स्य वाला क्षेत्र है, ये प्रॉपर जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य के बाद आ जाता है वत्स, वत्स की कौशाम्बी, एक पांचाल, पांचाल, पांचाल की अहिछत्र या कामपिल्य, अहिछत्र या कामपिल्य। इसकी दो राजधानियां होती हैं, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य। उसके बाद आ जाता है अवंती, अवंती की उज्जैनी, उज्जैनी या फिर माहिष्मती, दो राजधानियां होती हैं, वही उत्तरी दक्षिणी वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चेदी, चेदी की शक्तिमती या शोक्तिमती, शक्तिमती या शोक्तिवती। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब आते हैं मगध, मगध की गिरिव्रज, गिरिव्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र। अब इसके बाद अंग, अंग की चंपा होती है। ठीक है, इसके साथ ही मल्ल की कुशीनारा या पावा, कुशीनारा या पावा, ये वही राजधानियां हैं जिनमें इधर गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है और पावा में होती है महावीर स्वामी की मृत्यु। ठीक है, तो 8 और 3 11। उसके बाद आ जाता है अश्मक, पोटली या पाटन। ठीक है, तो 8 और 4 12। इसके साथ ही और कौन सा आता है, काशी, कौशल, काशी, काशी की वाराणसी, जैसा कि अपन को पता है अभी कहां पे है। ठीक है, ये आता है गोदावरी नदी के किनारे, दक्षिण में सबसे दक्षिणतम ये होता है और सबसे उत्तर ये होता है। ठीक है, काशी, वाराणसी। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और एक आता है वज्जी, वज्जी संघ होता है, वज्जी संघ की राजधानी होती है वैशाली। तीन 4 7 3 3 6 और 2 8, एक और बाकी है। एक सुरसेन की मथुरा, सुरसेन आता है जो मथुरा का क्षेत्र, इसकी मथुरा। तो ये बेसिकली 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इनको सीधा सीधा याद कर लेना रहता है, कौन सा क्षेत्र कहां पर होता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली हमें ये याद कर लेना है, ये जो मल्ल है,
ये और एक वज्जी, ये दोनों रहते हैं क्या, ये दोनों गणराज्य रहते हैं। अभी हम 10 गणराज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने 16 महाजनपद में देखा कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, वत्स, पांचाल, अहिछत्र, अवंती, चेदी, मगध, अंग, मल्ल, अश्मक, काशी, कौशल, भज्जी, सुरसेन। इनकी राजधानी याद कर लेनी है। अब जल्दी जल्दी हम 10 जो वो हैं गणराज्य उनको और देख लेते हैं। 10 गणराज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसी के साथ ही हम महाजनपद खत्म हो जाएगा और कल से हम मगध के उत्कर्ष के साथ ही हर्यक वंश शुरू कर देंगे। तो जब हम गणराज्यों को पढ़ते हैं, 10 गणराज्यों को, तो इनमें हम कुछ तो सुने होते हैं और कुछ हमें याद करने की आवश्यकता रहेगी कि कौन से गणराज्य से कौन संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य, जैसा कि हमने देखा कि जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम सुमसुमार के भग्ग, ठीक है, सुमसुमार के भग्ग होते हैं। तीसरा रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये। जब अपन देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध की माता थी वो कोलिय गणराज्य की कन्या थी, तो रामग्राम के कोलिये, ठीक है। चौथे देखते हैं हम कौन से, केतपुत्र के कलाम, केतपुत्र के कलाम, जिनके पास गौतम बुद्ध सबसे पहली बार ज्ञान लेने जाते हैं, आलार कलाम, वो यहीं के होते हैं, ठीक है, केतपुत्र के कलाम। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल कौन होते हैं, जहां पे गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण या मृत्यु होती है, ठीक है। तो ये 5 हो गए। छठवे पावा के मल्ल, पावा के मल्ल कौन होते हैं, जहां महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण या उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। ये हो गए। अलकप्पे के बुली, अलकप्पे के बुली। आठवें कौन होते हैं, पिपलीवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य। ये वही है जहां से एक सोर्स के माध्यम से माना जाता है कि मौर्य राजवंश की उत्पत्ति यहीं से होती है। मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, ये वही विदेह हैं जिन्होंने उत्तर भारत काल में अपने क्षेत्र का विस्तार किया और विदेह माधव की कथा इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। और 10वां आता है वैशाली के लिच्छवी, सबसे इंपॉर्टेंट, वैशाली के लिच्छवी। ये 10 गणराज्य थे, ठीक है। इनको याद कर लेना है एज इट इज, ठीक है। जैसे जैसे रिलेट कर पाए आप वैसे याद कर लीजिए। तो हमने 16 महाजनपद देख लिए और 10 गणतंत्र देख लिए, गणराज्य देख लिए, ठीक है। अब 16 महाजनपद में हमने 14 राजतंत्र और 2 गणराज्यों की ये भाग देख लिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारा महाजनपद काल समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।